नमस्कार साथियों, मैं अखिल एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों रात को हर रात आपको 9 बजे यूपी पुलिस का आपको जो मॉक टेस्ट मिलता है, हमारा यूपी पुलिस की जो मॉक सीरीज चल रही थी उसमें मैं 11 पेपर आपके सामने 11 मॉक कंप्लीट कर चुका हूं। आज का जो हमारा मॉक होगा वो कौन सा होगा? आज 12वां मॉक टेस्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले 11 मॉक टेस्ट वाली सीरीज है, आपको कैसी लगी आप कमेंट करिए और हमें बताइए कि क्या इसमें थोड़ा और सुधार किया जा सकता है आपके लिए। ऐसी ही आपकी छोटी छोटी बातें हमें मोटिवेट आगे के लिए करती रहेंगी, ठीक है। तो आज हमने जो पेपर लिया है यूपी पुलिस के लिए वो एक प्रीवियस ईयर लिया है। क्या लिया है? वो एक प्रीवियस ईयर पेपर लिया है और उस प्रीवियस ईयर पेपर को मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले आपसे फिर बोलना चाहूंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। देख लीजिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। ऑप्शन सी दे रखा है निजी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान। ऑप्शन डी दे रखा है कि देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों क्या दे दिए गए हैं, इसमें सेम दे दिए गए हैं। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कोई नहीं। लेकिन हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कि अगर आपसे पूछा जाए आखिरकार ये सब्सिडी होती क्या है, सब्सिडी होती क्या है, तो सब्सिडी को बोला जाता है आर्थिक सहायता, ठीक है। यह किसी भी वस्तु पर आर्थिक सहायता जो दी जा रही है वो नगद भुगतान किया जा सकता है, या ऐसा भी किया जाता है कि पहले पैसे ले लिए जाते हैं और सब्सिडी बाद में जब दी जाती है तो उसे पैसा बाद में उसे रिफंड कर दिया जाता है। तो सब्सिडी को अगर आम भाषा में कहा जाए तो हम इसे बोल सकते हैं कि सब्सिडी क्या है? एक आर्थिक सहायता है, एक आर्थिक मदद है जो सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर और दूसरा प्रश्न देख लीजिए कि दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या है। भारत के संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या आपसे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 12, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 13, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 14। क्या पूछा गया मित्रों आपसे? तो आपसे पूछा गया कि संविधान में अनुसूची, तो संविधान में कितनी अनुसूची हैं देख लीजिए। भारत के संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो अनुसूचियों की कुल संख्या है 12। कितनी है? अनुसूचियों की कुल संख्या 12। आपसे अगर पूछता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। दूसरा, वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने एक और अगले नए प्रश्न की ओर। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? यानी जीएसटी जब संविधान संशोधन किया गया तो उस समय भारतीय संविधान में कौन सा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है। तो देख लीजिए, पहला अनुच्छेद 246 ए, ऑप्शन बी है यानी ऑप्शन दूसरा है अनुच्छेद 146 बी, ऑप्शन तीसरा है अनुच्छेद 122 सी और ऑप्शन चौथा है अनुच्छेद 101 बी। तो जीएसटी जब संविधान संशोधन किया गया तो उसके द्वारा जो भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, वो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो इसके द्वारा भारतीय संविधान में एक
अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया। ठीक है, अब अनुच्छेद 246 ए में दोस्तों क्या जोड़ा गया, तो देख लीजिए अनुच्छेद 246 ए के द्वारा राज्यों के पास वस्तु एवं सेवा कर लगाने की शक्ति दी गई। क्या किया गया, राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर लगाने की शक्ति, कर लगाने की शक्ति। ठीक है, दूसरा ये जो जीएसटी संशोधन किया गया था, जीएसटी जो संशोधन किया गया था ये कब किया गया था, तो आप लोगों को याद रखना है कि जीएसटी जो संशोधन किया गया था दोस्तों ये कब किया गया था, तो ये 2016 में किया गया था। जीएसटी वाला जो संविधान संशोधन है ये कब किया गया था, तो ये 2016 में किया गया था। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये 101वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन था, तो यह 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और ये कब किया गया था, 2001 में किया गया था। आपसे अगर पूछा जाए कि जीएसटी को लागू कब किया गया, जीएसटी को लागू जीएसटी लागू कब किया गया, तो देख लीजिए जीएसटी कब लागू किया गया, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, तो जीएसटी से आपसे जितने प्रश्न पूछ सकता है वो सारे प्रश्न आपके मैं यहां पे क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, आपसे पूछा गया कि जीएसटी के द्वारा कौन सा संविधान जोड़ा, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया। जीएसटी का संविधान संशोधन कौन सा था, तो 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में किया गया था, जो किसका था, जो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित था। आपसे अगर पूछा जाता है कि अनुच्छेद 246 ए में क्या जोड़ा गया था, तो देख लीजिए अनुच्छेद 246 ए में राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर लगाने की शक्ति दी गई थी। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाता है कि जीएसटी को लागू कब किया गया था, तो जीएसटी को जो लागू किया गया था वो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है, आपसे सिंगापुर की मुद्रा पूछी गई और 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर स्टार्लिंग, ऑप्शन नंबर बी है सिंगापुर डॉलर, ऑप्शन नंबर सी है सिंगापुर रुपया, और ऑप्शन नंबर सी है सिंगापुर रुपया, और ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर येन। सिंगापुर की दोस्तों आपसे मुद्रा पूछ रहा है कि सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है, तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सिंगापुर की जो मुद्रा है दोस्तों वो कौन सी है, तो सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। कौन सी मुद्रा है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। ठीक है, ऐसे हमारा ऑप्शन जो सही होगा इस प्रश्न का वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब होगा। आगे देखिए आप लोग, आपसे पूछा गया कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया कि पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है, तो आप लोगों को एक बात विशेष तौर पे याद रखनी है कि प्रायः जब सभी द्रवों को गर्म किया जाता है, सभी कोई भी द्रव हो तो उनके जब उनको गर्म किया जाता है तो उनका आयतन क्या होता है कि उनका आयतन बढ़ता है। लेकिन पानी को जब गर्म किया जाता है तो 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन घटता है और इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, और इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री से ऊपर जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। यानी घनत्व और आयतन अपने आप में एक दूसरे से क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, अगर घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम सही जवाब होगा। बी एकदम सही जवाब होगा कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होता है, इसका आयतन घटता है। और ये प्रायः सभी द्रवों के साथ होता है। 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो क्या होगा, घटेगा।
और जब इसका आयतन घटेगा तो इसी बीच घनत्व क्या होगा दोस्तों, घनत्व क्या होगा, इस बीच घनत्व इसका बढ़ेगा। तो ऐसे करके जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और भी इससे ज्यादा जबरदस्त क्लासेज आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस के साथ। आगे देखिए, 82 डिग्री एंड 30 मिनट, 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी, जिसे भारत के मानक रेडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर 1 है कानपुर, ऑप्शन नंबर बी है आजमगढ़, ऑप्शन नंबर सी है इलाहाबाद और ऑप्शन नंबर डी है हमीरपुर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमीरपुर। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, इसका सही जवाब होगा, वो सही जवाब होगा तीसरा यानी ऑप्शन नंबर सी, कि जो 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री एंड 30 मिनट जो तुम्हारी पूर्वी रेखा है वो कहां होके गुजरती है, तो वो इलाहाबाद से गुजरती है। और इलाहाबाद से कहां पे गुजरती है, इलाहाबाद में मिर्जापुर से, कहां से, इलाहाबाद में मिर्जापुर से गुजरती है और इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। इसके अलावा यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, आपसे पेपर में यह पूछ सकता है कि यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो यह रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो यह रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। कितने राज्यों से गुजरती है, तो यह रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका है पहला राज्य देख लीजिए उत्तर प्रदेश, दूसरा देख लीजिए, पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य देख लीजिए मध्य प्रदेश, और राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो ये रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है, तो इलाहाबाद से गुजरती है, और इलाहाबाद में भी कहां से गुजरती है, तो ये मिर्जापुर से गुजरती है। इलाहाबाद में कहां से गुजरती है, तो इलाहाबाद में ये मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़िए एक और नए प्रश्न की तरफ। एक और नया प्रश्न क्या है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। ये अच्छा प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दे रखा है 1, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 2, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 4 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 5। तो जो नोटबंदी है वो कितनी बार हुई है, ठीक है, तो पहले इसको छोड़िए, पहले देखते हैं कि कुल मिलाके कितनी बार हुई है। ठीक है, तो देख लीजिए कुल मिलाके ये पहली बार अगर देखा जाए आपसे कि पहली बार नोटबंदी ये कब हुई थी, 1946, 1946 में। 1946 में क्या हुआ था, 500, 1000 और 10,000, 500, 1000 और 10,000 के नोट क्या किए गए थे, तो ये बंद किए गए थे। क्या किए गए थे, बंद किए गए थे। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि नोटबंदी होती क्या है, आपसे अगर पूछता है कि नोटबंदी होती क्या है, तो पुरानी मुद्रा को बंद करके उसके स्थान पे नई मुद्रा को जारी करना। ठीक है, पुरानी मुद्रा को बंद करके उसके स्थान पे नई मुद्रा जारी करना क्या कहलाता है, नोटबंदी या विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नोटबंदी, विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। अगर आपसे पूछता है कि नोटबंदी की क्यों जाती है, आपसे अगर पूछा जाए कि नोटबंदी की क्यों जाती है, तो नोटबंदी की जाती है दोस्तों काले धन, अगर जैसे काला धन ज्यादा होता है तो काले धन को खत्म करने के लिए, या भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ता है तब नोटबंदी की जा सकती है, या अगर सरकार को लगता है कि हमारे देश के अंदर नकली नोट ज्यादा हो चुके हैं तो उनको बंद करने के लिए नोटबंदी की जा सकती है। और दूसरा, अगर सरकार को लगता है कि आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा बढ़ रही हैं, उन पर रोक लगाना जरूरी है, उन पर अंकुश लगाना जरूरी है, तो सरकार के द्वारा नोटबंदी की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद ये कब हो गया, ये नोटबंदी कब हो रही है, 1946 में हो रही है, यानी ये हो रही है आजादी से पहले हो रही है,
ये नोटबंदी कब हो रही है? आजादी से पहले हो रही है। और आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्र भारत में नोटबंदी पूछ रहा है आपसे। किसमें पूछ रहा है आपसे? स्वतंत्र भारत में नोटबंदी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में, एक सेकंड और, आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में नोटबंदी कब हुई थी। तो देख लीजिए, स्वतंत्र भारत की जब वो बात करता है कि स्वतंत्र भारत में नोटबंदी कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1978, 1978 में, 1 जनवरी 1978 को एक बार नोटबंदी हुई है। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो देख लीजिए, इस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? मोरारजी देसाई। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इस समय कौन सी पार्टी की सरकार थी, तो देख लीजिए, सरकार अगर आपसे पूछता है तो सरकार किसकी थी? जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, किसकी सरकार थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी। अच्छा, स्वतंत्र भारत में दूसरी बार नोटबंदी कब हुई है? एक तो ये हो गया 1 जनवरी 1978 को। दूसरी बार कब हुई है? तो दूसरी बार आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या कहा गया था? 8 नवंबर 2016 को कि आज रात 8 बजे से 1000 और 500 के नोट क्या किए जाते हैं? बंद किए जाते हैं। तो दूसरी बार नोटबंदी कब हुई है? तो 8 नवंबर 2016 को दूसरी बार नोटबंदी की गई। किस इस समय पीएम कौन था? अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट सरकार, तो सरकार आप लोग सभी जानते हैं किसकी सरकार है? बीजेपी की। ठीक है, आगे बढ़िए। तो हाँ, अभी हमारा आंसर इसका रह गया, तो हमारा आंसर इसका कौन सा सही होगा? आंसर होगा हमारा इसका दूसरा सही, कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो नोटबंदी की गई है वो कितनी बार की गई है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में 2 बार नोटबंदी की गई है। कितनी बार नोटबंदी की गई है? 2 बार। और उससे पहले एक बार नोटबंदी और की गई है, तो 1946 1946 में, 1978 1978 में, और 2016 2016 में। कुल मिला के 3 बार की गई है। और स्वतंत्र भारत में कितनी बार की गई है? तो 2 बार की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राजस्व, वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? तो ये पुराना करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, तो इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि अगर आपसे पूछेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये हमारा जो पेपर है वो क्या है? प्रीवियस ईयर है। ठीक है, जो विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वहां से इस पेपर को लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछता है, फिर भी मैं इसका आपको जवाब बता देता हूं कि इसका जो जवाब है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब होगा। लेकिन अभी आपको पुराना याद नहीं रखना है। अगर आपसे पूछेगा तो वो 2023 का पूछ सकता है, वो 2023 का पूछ सकता है। तो अब आपको नए आंकड़ों को याद रखना है, पुराने आंकड़े ये ऐसे आपसे नहीं पूछे ज्यादातर जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या होगा? राज्य उत्पाद शुल्क। ये जीएसटी को छोड़ के जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया वो किसने किया है? तो राज्य उत्पाद शुल्क के द्वारा रेवेन्यू जनरेट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर कौन हैं? ठीक है, तो ये बात कर रहा है किसकी? ये जैन धर्म की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? तो ये जैन धर्म की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैन जो आया है ये किससे आया है? देख लीजिए आप लोग, जैन जो आया है, जैन की हम बात करें
तो ये जिन शब्द से आया है, किससे आया है? जिन शब्द से। और जिन शब्द, जिनका अर्थ क्या होता है? आपसे अगर पूछा जाए कि जिनका अर्थ, तो जिनका अर्थ होता है विजेता। जिनका अर्थ क्या होता है? विजेता। आपसे पूछा गया कि जैन धर्म में, आपसे अगर पूछा जाए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से आपसे क्या पूछा गया कि 24वें तीर्थंकर। तो 24वें तीर्थंकर से पहले आप लोग देख लीजिए, मैं यहां आपसे बोलूं कि पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए? तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। आगे आप एक और याद, दो और याद रख लेना कि 23वें तीर्थंकर अगर आपसे पूछता है कि जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे 23वें तीर्थंकर? तो 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों पार्श्वनाथ। और अगर आपसे 24वें तीर्थंकर पूछे जाएं कि जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, तो टोटल कितने हुए हैं? 24 हुए हैं, जिनमें पहले कौन है? ऋषभदेव। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन है? महावीर स्वामी। 24वें कौन है? महावीर स्वामी। ऑप्शन आपसे क्या पूछा गया है? इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 24वें तीर्थंकर से पहले कौन थे? तो 24वें से पहले कौन से थे? पार्श्वनाथ थे। सॉरी, 24वें से पहले कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। पहले आपसे पूछता है तो पहले कौन होंगे? ऋषभदेव। 23वें कौन होंगे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन होंगे? महावीर स्वामी। ठीक है, आगे देखिए, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी। ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षा, ये भाग होगा, प्रशिक्षा भाग अकेदमी। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। और ऑप्शन नंबर डी है आंतरिक सुरक्षा एजेंसी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? आंतरिक सुरक्षा एजेंसी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में कौन सा संस्थान स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम सही जवाब होगा कि इसमें केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी स्थापित की गई थी। और ये एकेडमी दोस्तों कहाँ स्थित है? तो देख लीजिए, ये एकेडमी जो स्थित है कहाँ पे है? तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पे है? ये भोपाल में स्थित है। और इसमें सभी राज्यों के जो सीधी भर्तियां होती हैं सभी राज्यों में, उनके और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जो अधिकारी होते हैं, जो डिप्टी एसपी रैंक के होते हैं, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है? तो ये भोपाल में दी जाती है। और किस एकेडमी में दी जाती है? तो उस एकेडमी का नाम है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षा भाग एकेडमी। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? कोई एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो किसी एक खास जगह को, विशेष जगह को उसका 3D व्यू दिखा सकती है और उसको फिर से रिव्यू कर सकती है। ये आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो देखते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है गूगल अर्थ। ऑप्शन नंबर बी है गूगल मेल। ऑप्शन नंबर सी है गूगल डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर डी है गूगल वीडियो प्लेयर। तो कौन सा सही होगा इसका जवाब? देख लीजिए, आपने देखा होगा कि गूगल अर्थ के द्वारा हम किसी भी जगह का 3D व्यू देख सकते हैं। किसके द्वारा? गूगल अर्थ के द्वारा हम किसी भी जगह का 3D व्यू देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपसे पेपर में यह भी पूछ सकता है कि गूगल अर्थ का प्रारंभिक नाम क्या है। आपसे पूछ सकता है कि गूगल अर्थ का प्रारंभिक नाम। तो गूगल अर्थ का प्रारंभिक नाम क्या है दोस्तों? तो गूगल अर्थ का प्रारंभिक नाम है अर्थ व्यूअर। गूगल अर्थ का प्रारंभिक नाम क्या है? अर्थ व्यूअर। अब इसका नाम क्या है? तो गूगल अर्थ। अब इसका नाम क्या है? गूगल अर्थ। ये किसी भी जगह का 3D व्यू दिखा सकता है। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया कि एम्पियर का एसआई
इकाई है। यानी एम्पियर का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है विद्युत प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है विद्युत आवेश और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम सही जवाब होगा कि विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? एम्पियर। वो क्या है? एम्पियर। अगर आपसे पूछता है कि प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, अगर आपसे पूछता है कि प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो देख लीजिए प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वो क्या है? कैंडला। प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है? कैंडिला। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, तो विद्युत आवेश का क्या है? कूलाम, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पे ये चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं इनके एसआई मात्रक बताए हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे एक बार बोलना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आगे आगे आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? विटामिन B6 का आपसे दूसरा नाम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है ए थाइमिन, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है नियासिन, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है पायरोडॉक्सिन और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो क्या पूछा गया? विटामिन B6 का दूसरा नाम। तो विटामिन B6 का जो दूसरा नाम होगा दोस्तों वो क्या होगा? पायरोडॉक्सिन। क्या होगा? क्या होगा? पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का क्या होगा? दूसरा नाम होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि थाइमिन का दूसरा नाम क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि थाइमिन का दूसरा नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा विटामिन B1। इसका नाम क्या होगा? विटामिन B1 इसका दूसरा नाम होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नियासिन का दूसरा नाम क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि नियासिन का दूसरा नाम क्या होगा, तो नियासिन का दूसरा नाम होगा, नियासिन विटामिन का विटामिन B3। क्या नाम होगा इसका? विटामिन B3 इसका क्या होगा? दूसरा नाम होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या होगा, तो विटामिन राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम होगा विटामिन B2। क्या होगा? इसका दूसरा नाम होगा विटामिन B2, ठीक है। तो ये था हमारा 13वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी कहां स्थित है? ये प्रश्न पीछे भी आ चुका है, ये प्रश्न पीछे भी आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी नागपुर और ऑप्शन नंबर डी है भोपाल। ये भोपाल नहीं है, ये भोपाल होगा। ये क्या होगा? ये भोपाल होगा और यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। ये क्या होगा? ये होगा भोपाल। ये क्या होगा दोस्तों? भोपाल। तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी कहां पे है? तो ये भोपाल में स्थित है। कहां पे है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी, यह भोपाल में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़िए। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? इरिडियम की खोज करने वाला व्यक्ति और उस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है हेनरी मोसेली, ऑप्शन नंबर बी है पियरे क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी है सैंटियागो रेमोन, ऑप्शन नंबर डी है लुइस अल्वारेज। ऑप्शन नंबर डी क्या है? लुइस अल्वारेज। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा कि इरिडियम की खोज करने वाला व्यक्ति जिसका नाम था लुइस अल्वारेज और इसको क्या दिया गया था? तो इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इरिडियम क्या है? देख लीजिए, इरिडियम एक रासायनिक तत्व है। इरिडियम क्या है? तो इरिडियम एक रासायनिक तत्व है। क्या है? इरिडियम एक रासायनिक तत्व है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लुइस अल्वारेज के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। आगे, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया? ठीक है, ये करंट का है, ये 2020 का प्रश्न है। ये करंट अफेयर का क्या है? ये 2020 का प्रश्न है, तो इसको ज्यादा पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं फिर भी आंसर इसका बता देता हूं।
तो जो जिला था वो कौन सा था, तो वो श्रावस्ती जिला था। कौन सा जिला था, तो वो जिला श्रावस्ती था। ठीक है, आगे आगे देखिए, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये भी करंट अफेयर का है, जब एग्जाम हुआ ये उस समय पूछा गया है। ऑप्शन हैं आपके सामने, श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल, और ऑप्शन डी क्या है, मालदीव। तो उस समय करंट अफेयर के अनुसार जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है, मालदीव। क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, मालदीव इसका क्या है, सही जवाब है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए है द थ्री मस्केटियर्स, ऑप्शन नंबर बी है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, ऑप्शन नंबर सी है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ऑप्शन नंबर डी है द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा, क्या पूछा गया है कि पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा कि इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा द थ्री मस्केटियर्स। कौन सी पुस्तक लिखी गई, द थ्री मस्केटियर्स पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई। अगर आपसे पूछता है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, अगर आपसे पूछता है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर किसके द्वारा लिखी गई थी, तो देख लीजिए ये व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम था मार्क ट्वेन। इनका नाम क्या था, मार्क ट्वेन इनका नाम था। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। अगर आपसे पूछता है कि द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर ये किसके द्वारा लिखी गई, तो देख लीजिए यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, एडवर्ड गिब्बन। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, एडवर्ड गिब्बन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ऑप्शन नंबर डी है, अगर आपसे पूछता है द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो देख लीजिए द ओल्ड मैन एंड द सी पुस्तक जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये एनरस्ट किसके द्वारा लिखी गई थी, जो एनरस्ट हेमिंग के द्वारा लिखी गई थी। एनरस्ट हेमिंग वे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 14 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च, और ऑप्शन नंबर डी है 27 जुलाई। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 27 जुलाई। तो हमारा जो इसका सही जवाब होगा वो कौन सा सही जवाब होगा, 27 जुलाई। यानी 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि 14 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, अगर आपसे पूछता है कि 14 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो देख लीजिए 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपसे अगर पूछता है कि 14 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है, अगर आपसे पूछता है कि 14 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है, तो देख लीजिए 14 जुलाई को फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे, 14 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछता है कि 8 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपसे अगर पूछता है कि 8 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस रूप में मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक है, ये कब कब का पूछा गया, 2018-19 का पूछा गया है।
तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और उस समय कौन थे? तो उस समय थे एच एल दत्तू। उस समय कौन थे? तो उस समय थे एच एल दत्तू। अगर आपसे यह पूछा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, आपसे अगर पूछा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, तो देख लीजिए मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय और लगा लीजिए आप लोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपसे अगर पूछता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, और आपसे यह भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्या करता है? आपसे अगर पूछता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो देख लीजिए इसके पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा। और अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है? अरुण कुमार मिश्र। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र। ठीक है, स्थापना कब की गई है? तो 12 अक्टूबर 1993 को की गई है। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। ऑप्शन नंबर डी क्या है? पंजाब। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा, जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जाएगा कि कच्छ का रण, ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी नदी लुप्त होती है, तो इसमें लूनी नदी, तो इसमें कौन सी नदी लुप्त होती है? तो इसमें लूनी नदी आके इसमें विलुप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि कच्छ के रण को जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में कब शामिल किया गया, तो देख लीजिए कच्छ के रण को 2008 में जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था? तो 2008 में इसे जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में इसे या आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया था। ठीक है, पूछ लेता है आपसे, ये पूछ भी लेगा कि कच्छ के रण को जैवमंडलीय आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र में कब शामिल किया गया, तो इसे कब शामिल किया गया? तो 2008 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? कि भारत में जो साइमन कमीशन आया था उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर एक असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवादों का हल करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु, ऑप्शन नंबर डी है असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो साइमन कमीशन 1927 में 1927 में भारत आता है, और ये आया क्यों था?
तो एक अधिनियम इंडिया आया था, उस अधिनियम का नाम क्या था? तो ये 1919 का अधिनियम था। ये कौन सा अधिनियम था? 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु साइमन कमीशन भारत आया था और इसका यही मुख्य क्या था? उद्देश्य था। आपसे अगर पूछे कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, आपसे अगर पूछता है कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो देख लीजिए साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था वो कौन था? सर जॉन साइमन। आपसे अगर पूछे कि इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो देख लीजिए यह 7 सदस्यों का आयोग था। कितने सदस्यों का आयोग था? 7 सदस्यों का आयोग था। दूसरा, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे दोस्तों श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और जहां जहां ये भारत में पहुंचा तो भारतीयों के द्वारा नारे लगाए गए कि साइमन गो बैक फ्रॉम इंडिया, साइमन भारत से वापस जाओ। क्लियर? आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आई लव यू है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है? आई लव यू। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ब्लास्टर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सेसर। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? क्रीपर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? क्रीपर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा कि पहला जो कंप्यूटर का वायरस था उसका नाम क्या था? क्रीपर था। और इस क्रीपर को किसके द्वारा बनाया गया? तो बॉब थॉमस के द्वारा इसे 1971 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो देख लीजिए इसको 1971 में बॉब थॉमस के द्वारा इसे बनाया गया था। और ये पहला क्या था? ये पहला कंप्यूटर वायरस था। वायरस होते क्या है कि ये किसी भी सिस्टम में यानी कंप्यूटर में अनधिकृत रूप से घुस जाते हैं और उसके साथ उसका जो डेटा होता है उस डेटा को हानि पहुंचाते हैं और उन्हें ही क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुस्तक थी? ऑप्शन नंबर 1 राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या था? कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जिसका नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एकदम इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे देखिए, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर सी है व्लादिमीर पुतिन और ऑप्शन नंबर डी है स्कॉट मॉरिसन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा विल्मिंगटन को सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, और इसे कब किया गया ये भी देख लीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी वर्षगांठ थी? द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं
वर्षगांठ पर, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हेरिटेज सिटी जो घोषित किया गया वो किसको किया गया? विल्मिंगटन को घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखिए, आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खेल, ऑप्शन नंबर बी औषधि, ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता और ऑप्शन नंबर डी क्या है? फोटोग्राफी। ठीक है, तो पुलित्जर जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि इस पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो देख लीजिए, इस पुलित्जर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1971 में। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और यह अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला क्या है? पुरस्कार है। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? अमेरिका के द्वारा कब की गई थी? 1971 में। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि भारत का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे यह पुरस्कार सबसे पहली बार दिया गया हो, ठीक है, तो भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? गोविंद लाल बिहारी। भारत के एक व्यक्ति थे, ये भारतीय थे और इनको ये कब दिया गया? 1937 में, 1937 में। इनका नाम क्या था? ये भारतीय जो थे ये पहले भारतीय थे, ये भी आप लोग देख लें। और इनका नाम क्या था? गोविंद लाल बिहारी। इनका नाम क्या था? गोविंद लाल बिहारी इनका क्या था? नाम था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपर्युक्त पूर्ण रूप है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें, ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। ऑप्शन नंबर बी है इसमें उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950। ऑप्शन नंबर सी है इसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। ऑप्शन नंबर डी है इसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा जो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आंसर होगा, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे महत्वपूर्ण आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे महत्वपूर्ण आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। ठीक है, ये इसका क्या होगा? ये इसका एकदम सही जवाब होगा। आगे देखिए, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश के जिलों में जो मजिस्ट्रेट की जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, तो जिला मजिस्ट्रेट को जो नियुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाता है। और ये हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न आपके सामने है कि आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर एक है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो इसका जो एकदम सही जवाब होगा वो कौन सा जवाब होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब क्या होगा? गृह मंत्रालय, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा विभाग जो काम करता है वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके अधीन काम करता है? वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा, वो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? यह पूछा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव का नाम आपसे पूछा गया है कि 15वें महासचिव कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 एच.एल. दत्तू, ऑप्शन नंबर बी प्रफुल्ल चंद पंत, ऑप्शन नंबर सी है जयदीप गोविंद और ऑप्शन नंबर डी है ज्ञानेश्वर मनोहर मुले। तो इसका जो सही जवाब होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव कौन थे, तो 15वें महासचिव दोस्तों जयदीप गोविंद थे, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव थे। क्लियर? आगे आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। ऑप्शन नंबर 1 अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी तुर्की और ऑप्शन नंबर डी है क्रोएशिया। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत का है वो किसके साथ है? तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भारत का किसके साथ है? तो ये अफगानिस्तान के साथ है। और ये कब किया गया था? तो ये 2003 में किया गया था। और ये क्यों किया गया था? तो दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भारत और अफगानिस्तान के बीच में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा किया गया साहित्यिक कार्य है? और चार ऑप्शन आपके सामने इसके दे रखे हैं, तो चार ऑप्शंस को पढ़ते हैं एक बार। पहला है डॉन ऑफ द वेदास, दूसरा है द ओरायन, तीसरा है यंग इंडिया और चौथा है द कॉल टू यंग इंडिया। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा कि इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी थी? द ओरायन। एक और पुस्तक का नाम देख लीजिए कि इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक का नाम था गीता रहस्य। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। अगर आपसे पूछता है पेपर में कि बाल गंगाधर तिलक की उपाधि भी आपसे पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक की कोई भी उपाधि दे देगा और ये आपसे कहेगा कि नाम बताइए ये किसकी उपाधि है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक की उपाधि देख लीजिए। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें लोकमान्य कहा जाता था दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? तो लोकमान्य भी कहा जाता था। दूसरा इन्हें क्या कहा जाता था? तो भारत का बेताज। लोकमान्य को क्या, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? भारत का बेताज बादशाह भी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का बेताज बादशाह। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्रों के बारे में आपसे पूछ सकता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र की मैं अगर बात करूं, एक इनका समाचार पत्र था कौन सा दोस्तों? मराठा। इनका एक समाचार पत्र था कौन सा? मराठा। और मराठा आपसे ये पूछ सकता है कि मराठा की भाषा कौन सी थी? तो मराठा जो लिखा गया था वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक का कोई दूसरा पेपर, तो दूसरा पेपर एक और था इनका केसरी। बाल गंगाधर तिलक का एक और पेपर जिसका नाम क्या था? केसरी। और केसरी की भाषा कौन सी थी? मराठी। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि मराठा जो अंग्रेजी भाषा में है, और अगर आपसे पूछता है कि केसरी कौन सी भाषा में है, तो केसरी की जो भाषा है दोस्तों वो कौन सी है? मराठी। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने स्पष्ट रूप से स्वराज की मांग की। बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने स्पष्ट रूप से स्वराज की मांग की और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये नारा दिया। ठीक है, देख लीजिए बाल गंगाधर तिलक ने और क्या किया। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट रूप से स्वराज की मांग की। ठीक है, दूसरा इनका दोस्तों आप लोग नारा देख लीजिए। इनका नारा कौन सा था? तो नारा देख लीजिए, स्वराज मेरा
जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 34वें प्रश्न की ओर। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता किया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी मालदीव और ऑप्शन नंबर डी क्या है? पाकिस्तान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो दोस्तों कौन सा होगा? तो मालदीव होगा। इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब एकदम मालदीव होगा। आगे देखिए, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर एक सामवेद, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद और ऑप्शन नंबर डी क्या है? यजुर्वेद। तो योग का जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। योग का वर्णन किस में किया गया है? तो योग का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। दूसरा, अगर आपसे पूछता है कि योग के प्रतिपादक, आपसे अगर पूछता है कि योग के प्रतिपादक, तो योग के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? तो देख लीजिए, योग के प्रतिपादक थे महर्षि पतंजलि। योग के प्रतिपादक कौन थे? तो योग के प्रतिपादक थे महर्षि पतंजलि। ठीक है, आगे देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में सूची एक में स्मारक दिए गए हैं और दूसरे में उन हस्तियों के नाम दिए गए हैं जिनका निर्माण इनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि आपको दिया गया है लाल किला, चार मीनार और लाल बाग। तो लाल किले का निर्माण कर दो, चलो लाइट नहीं है। ठीक है, तो लाल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये देख लीजिए, लाल किले का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? राजा धीराज शाहजहां के द्वारा। आपसे अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो देख लीजिए, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। आपसे अगर पूछा जाए कि सुल्तान हैदर अली के द्वारा किसका निर्माण किया गया, तो लाल बाग का जो निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो सुल्तान हैदर अली के द्वारा लाल बाग का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे ये है दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न। ठीक है, और ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल यादवेंद स्मार्ट क्लासेस के साथ। तो हमारे YouTube चैनल यादवेंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।